जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन। हमने पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार भारत में मगध साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत जो साम्राज्य है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, और यही कारण था कि विदेशी जो लोग थे उन्हें भारत में आक्रमण का एक मौका मिला। इसमें पहला था इंडो ग्रीक। वो इंडो ग्रीक यानी कि यवन हिंद जिन्हें कहा जाता है, यवन से आए हुए लोग जो हिंद में आकर बस गए, इसलिए इन्हें इंडो ग्रीक या फिर यवन हिंद कहा जाता है। ठीक है, यवन यानी यूनानी लोग। ठीक है, ये लोग आकर भारत में बस गए, इसलिए इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है। ये लोग क्या क्या किए इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हिंदू कुश पर्वत वाला जो क्षेत्र है वहाँ हिंदू कुश पर्वत जो है वहाँ एक क्षेत्र है जिसे बैक्ट्रिया के नाम से आता है। बैक्टीरिया वाला नहीं, विज्ञान वाला नहीं है ये है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है वह हिंदू कुश पर्वत है। देखिए, हमारा जो भारत है, भारत के जस्ट बगल में है हमारा हरामी बेटा पाकिस्तान, उसके पहले है और बड़ा बेटा मतलब अफगानिस्तान से ही गया हुआ है हिंदू कुश पर्वत। हमारे ऊपर से गया हुआ है नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए हिमालय पर्वत। और जो म्यांमार है, म्यांमार से गया हुआ है आराकानयुमा पर्वत। यानी कि तीनों ओर से ऐसे पर्वतों से घिरा हुआ है हमारा साउथ एशियन कंट्री जो है हमारा भारत सबसे बड़ा है इसमें। तो हिंदू कुश पर्वत के इस पार वाले जितने भी देश हैं, भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने भी हो गए म्यांमार तक का, वो सभी देशों को जो यूनान और अरब वाले होते थे, मतलब अभी का जो यूरोप है और अरब वर्ल्ड है, वह हिंदू कुश पर्वत की इस साइड के लोगों को कहते थे हिंदू कहते थे। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब वो क्या हो गया, हिंदू हो गया। तो हिंदू मतलब कोई ऐसे धर्म विशेष नहीं था, धर्म था हमारा सनातन धर्म है। ठीक है, और लेकिन हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी हिंदू कुश पर्वत के वाले क्षेत्र जो है उसमें है बैक्टीरिया वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो शासन करने वाले लोग थे इसे बैक्टीरियन शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 चरणों में इंडो ग्रीक वाले जो लोग थे वो भारत में आक्रमण किए। पहला जो चरण था उसमें डेमेट्रियस ने आक्रमण किया, दूसरा जो था यूक्रेटाइडिस ने किया। ठीक है, यूक्रेटाइडिस ने दूसरा। ठीक है, पहला चरण है उसमें डेमोट्रियस ने किया। डेमोट्रियस ने 183 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया था। देखिए, 183 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और जबकि हम लोग इसमें देख चुके थे शक में कि 250 वर्ष तक हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन सातवाहन में 250 वर्ष तक मतलब ईसा मसीह के जन्म के पश्चात तक आ चुके थे। लेकिन इसमें 183 ईसा पूर्व फिर पीछे कैसे पहुंच गए? तो एक ही समय पर बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं उसे एक साथ ही तो नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अलग अलग करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक ही समय पर बहुत सारी घटनाएं हुई होती हैं, छोटा छोटा, क्योंकि मौर्य वंश जो है उसका पतन तो बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये सब भी होने लगा था। तो 183 ईसा पूर्व जो है पश्चिमोत्तर भारत यानी कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था उस समय, जैसे कि अभी जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर इन्होंने डेमोट्रियस ने, जो कि एक यूनानी व्यक्ति थे, मतलब यूनानी शासक थे, बैक्टीरिया वाले क्षेत्र के बैक्टीरियन शासक थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। पंजाब और सिंध 2 क्षेत्र हैं उसे पूरी तरह जीत गया। अभी जो पंजाब है वहाँ थोड़ा सा हमारे पास है और आधा से ज़्यादा पाकिस्तान के पास है। ठीक है, पहले एक ही तो पंजाब होता था और उनका सिंध प्रांत जो कि भारत में ही था पहले, इसलिए हमारे राष्ट्रगान में भी पंजाब सिंध आता है। ठीक है, तो ये पहले हमारे क्षेत्र थे, तो पंजाब और सिंध दोनों को जीत लिया गया है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी इसने साकल को बनाया था। ठीक है, साकल जिसे आजकल सियालकोट के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, डेमोट्रियस वंश की इसने स्थापना की थी, अपने नाम पर ही डेमोट्रियस वंश की स्थापना कर ली। इसने पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर आक्रमण किया था, क्योंकि शुंग वंश में हमने आपको पढ़ाया था कि 2 बार आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो एक जो है डेमोट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में उस पर आक्रमण किया था, लेकिन वीर बहादुर उनका पुत्र था अग्निमित्र शुंग। ठीक है, अग्निमित्र ने उन्हें पटक कर मारा और उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया। अगला शासक जो है डेमोट्रियस के बाद उसके बाद हुए मिलिंदर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसने भी पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण कर दिया और फिर क्या हुआ, वही कारण कि अग्निमित्र जो है इन्होंने युद्ध में इसे भी मिलिंद को हरा दिया। मिलिंद जो है वह बौद्ध भिक्षुक नागसेन से मिले। नागसेन ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी, बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसने? मिलिंद यानी कि मिलिंदर ने। ठीक है, यह पहला विदेशी था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी। ठीक है, क्वेश्चन बन गया ना।
तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं ये। नागसेन व मिलिंद के वार्तालाप जो है वह उसकी चर्चा हुई है, एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो जो है उसे नागसेन ने लिखी है। नागसेन ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है मिलिंद पन्हो। इसमें है क्या, तो नागसेन और मिलिंद के जो बीच के वार्तालाप है उसके चर्चा यहाँ पर की गई है। इसमें मिलिंद ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, नागसेन ने इसके उत्तर दिए हैं, यही है मिलिंद पन्हो में, ठीक है। सर्वप्रथम मीनांदर ने सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए हमने जब सिक्कों के बारे में पढ़ा था इतिहास जानने के स्रोत में पिछली कक्षा में बहुत पहले, तो उसमें बताया था जब सिक्कों के बारे में पढ़े थे कि सबसे पहले सिक्के चलाने मतलब सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो यूनानी शासकों ने, तो इसी ने मीनांदर ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक सिक्का जो है सोने का वह गुजरात में मिला है, ठीक है। गुजरात का एक स्थान है भड़ौच, जो कि उस समय का बंदरगाह था, तो भड़ौच बंदरगाह गुजरात में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो कि मीनांदर के थे, जो पहली बार सोने के सिक्के चलाया था, वहाँ पर मिले हैं, ठीक है। मीनांदर के समय में देखिए मूर्ति कला का काफ़ी विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। मूर्ति कला का अब तक ऐसा विकास किसी के भी काल में नहीं हुआ है, ठीक है। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास मीनांदर के काल में हुआ था, मूर्ति बना दिए जाते थे, ठीक है। हिंद यवन का अंतिम शासक हेलियोक्लिस था, ठीक है। तो ये पहला चरण का आक्रमण था, जिसका पहला शासक जो था हेलियोक्लिस, मतलब आखिरी शासक जो था हेलियोक्लिस। तो दूसरा चरण में जो आक्रमण हुआ उसे देखते हैं। यूक्रेटाइडिस ने फिर इस पर तक्षशिला में आक्रमण किया, तक्षशिला को जीत लिया, और तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस ने अपने नाम पर यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। इस वंश के जो शासक थे आंतियाल, ठीक है। आंतियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस भेजा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वंश के जो अगले शासक हुए यूक्रेटाइडिस जो वंश थे उसके अगले शासक आंतियाल जो थे, उन्होंने अपना राजदूत हेलियोडोटस को भेजा, ठीक है। हेलियोडोटस ने शुंग वंश के 9वें राजा जो थे भागभद्र, ठीक है, 9वें राजा भागभद्र, ये जो आक्रमण हुआ था पहला चरण में, उसमें जो आक्रमण किए तो उस समय कौन था, पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र थे, ठीक है। लेकिन जब दूसरा चरण तक पहुँचते पहुँचते फिर कहाँ तक पहुँच गए, 9वें शासक के टाइम तक पहुँच गए, ठीक है। 9वें शासक उस समय थे भागभद्र, ठीक है। भागभद्र के टाइम पर मित्रता वाले संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सारे मतलब राजदूत वगैरह भेजे जाते थे। इसी प्रकार से आंतियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को 9वें शासक जो था शुंग वंश का भागभद्र, उसके टाइम पर भेजा भारत, ठीक है। हेलियोडोटस जो है वह भारत आया, भगवान विष्णु के धर्म यानी कि भागवत धर्म से काफ़ी जुड़ा और उससे प्रभावित होकर फिर उसने भागवत धर्म अपना लिया, ठीक है। भागवत धर्म को इसने अपना लिया। इसके सम्मान में उसने विदिशा, जिसे बेसनगर या फिर आज वर्तमान में मध्य प्रदेश है, वहाँ पर गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कराया। किसी भी राजदूत द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया गया था। किसी भी राजदूत द्वारा पहला बनाया गया अभिलेख कौन सा था, गरुड़ ध्वज अभिलेख था। तो मतलब किसी राजदूत द्वारा भारत में आना और उसके द्वारा अभिलेख बनवाना, ये काम किसने किया था, हेलियोडोटस ने, ठीक है। आंतियाल का यह राजदूत था। अंतिम शासक जो है इस वंश का वो था हर्मियस जो था, मतलब यूक्रेटाइडिस जो कि दूसरे चरण में यूनानी लोग का आक्रमण हुआ, वह वंश का जो अंतिम शासक था हर्मियस था। हिंदी यूनानी की विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। यवन से आकर यह भारत में बस गए थे, ठीक है। यवन यानी कि यूनान वाले जो क्षेत्र है, सिकंदर वाला, अभी यूरोप वाला, ठीक है। यूरोप वाले जो क्षेत्र है उनके यवन कहा जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। तो यवन से आकर ये लोग अपने हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में बढ़ गए थे, ठीक है। पूरा अपना जितना साउथ एशियन कंट्रीज है ना, 7-8 जितने भी हैं, वो सब क्या है, भारत के ही हैं, ठीक है। सब पूरा पहले भारत ही हुआ करता था। अंग्रेज लोग आए, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर चले गए हरामखोर लोग, ठीक है। तो भारत में आकर यवन से ये लोग बस गए, इसलिए इन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यूनानी थे और हिंद के क्षेत्र में आकर बस गए, इसलिए हिंद यूनानी। इन्हें काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद था, ठीक है, इसलिए इसे काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है, ठीक है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है, यवन प्रिय, इसलिए क्योंकि काली मिर्च जो होता है ना, मसाला के रूप में होता है और काफ़ी गर्म टाइप का, मतलब शरीर को गर्मी देने वाला होता है, ठीक है। जितने भी लहसुन प्याज वगैरह होते हैं वो भी गर्मी देने वाले ही होते हैं। और ये जो यवन है, यवन जो है यूरोप में रहते हैं, और यूरोप वाले जो है काफ़ी ठंड से प्रभावित होते हैं। यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है क्योंकि जो हमारा विषुवत रेखा है उससे ऊपर की ओर है, ठीक है, इसलिए। और काली मिर्च जो है शरीर को गर्माहट देने के काम आता है, इसलिए इन लोगों को काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसे काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार चित्रयुक्त, लेखयुक्त सोने के सिक्के, मतलब जिसमें चित्र हो या फिर कोई नाम लिखा हो, जैसे आजकल के सिक्के में 2 रुपये 1 रुपया लिखा रहता है, ठीक है। पीछे में कुछ हो तो चित्र भी बना दिया जाता है, जैसे सत्यमेव जयते का चित्र तो होता ही है, ठीक है, अशोक स्तंभ वाला, ठीक है। तो ये सब चित्रयुक्त और लेखयुक्त जो सोने के सिक्के थे, ये यूनानियों ने ही चलाया था, ठीक है। सोने के सिक्के भी यूनानियों ने ही चलाए थे, और साथ ही साथ उसमें लिखे गए या फिर चित्र वाले
ये सिक्के जो थे ये भी यूनानियों ने ही चलाए थे। ऐसे सिक्कों को ड्रम कहा जाता था, ठीक है। ड्रम मतलब अब पानी भरते हैं वो वाला ड्रम नहीं है, उस टाइम पे ड्रम कह दिया जाता था। ये जो था ये खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था, ठीक है। कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था। खगोल विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, गणित तथा समय की गणना, ये लोग इन्होंने ही मतलब समय से चालू किया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने चालू किया था, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्हीं के आने के बाद ज्ञात हुआ, बहुत पहले से हो रहा है ये सब चीज़, ठीक है। वैदिक काल से ही सब हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सिस्टम के साथ नहीं हो रहा था। लेकिन कोई शासक आया और ये लोगों पर लागू किया तो और एक सिस्टम के साथ चलाना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें इनके टाइम पर हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं लोगों ने भारत में ये सब चीज़ लाया। यही सब बता कर ना भारत के लोगों को अनपढ़ सिद्ध कर दिया जाता है, जो कि पहले से ही ऐसा था, ठीक है। भारतीय नाटक का विकास देखें तो यूनानियों के द्वारा हुआ था। हाँ, ये सही है कि भारतीय नाटक का जो विकास हुआ है उस समय वह यूनानियों के द्वारा हुआ था, ठीक है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी मंच वगैरह होता है, रामलीला वगैरह या फिर कोई भी, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एक मंच होता है, मंच में पर्दा गिरा दिया जाता है। जैसे एनुअल फंक्शन ही होता है तो पर्दा गिरा दिया जाता है, फिर उसके बाद पर्दा खुलता है, फिर बच्चे जो है अपना नृत्य दिखाते हैं, रामायण में अपना झांकी वगैरह प्रस्तुत करते हैं, रामलीला फिर उसमें दिखाया जाता है। तो उसके लिए जो पर्दा होता है उस पर्दा को यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था, उस पर्दे के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया था। इंडो ग्रीक शासन जो है, इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली का प्रयोग किया गया, ठीक है। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है। और इस मूर्ति कला में एक नई शैली का प्रयोग किया गया था जिसे हम लोग गांधार शैली के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। जो नागर शैली है वो हमारे भारत का ही है, दक्षिण भारत का, लेकिन ये गांधार जो शैली है ना मूर्ति कला में, नागर तो खैर मंदिर निर्माण के है, लेकिन मूर्ति कला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो गांधार शैली है, गांधार शैली का प्रयोग यवनों ने किया था, ठीक है। इसलिए इस शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। जो गांधार शैली है, गांधार शैली में निर्माण की गई पहली जो मूर्ति है वह भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इतना जो सब था इंडो ग्रीक वाले में, ठीक है। अगले क्लास में अगले वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो भी अगले आक्रमण वाले हैं। शक, संवत, मतलब शक है, हुड़ है, पल्लव है, ये सब कुषाण है, पल्लव है और शक है। इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, शक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ से एक एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सबको अच्छे से लिखा कीजिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।